Hello guys, welcome to ChemStar classes. In the last previous class we have to discussed about stereochemistry. यानी हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट को समझना, वो हमारे पास होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। ये हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए, यानी वो इसको समझ सके, टॉपिक को समझ सके कि क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री पूरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीटली जो होती है वो किस तरीके से 3D में समझी जाती है, उसको हम 3D में समझेंगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस में समझेंगे, 3D में समझेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने आपसे डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने ये बोला था कि हमारे पास क्या होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। 2 टाइप्स की ब्रांच मैंने आपसे बताई थी, स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल क्या होते हैं और हमारे पास स्टीरियो क्या होते हैं। देखिए भाई, हिंदी में अगर मैं इनको बोलता हूँ तो इनको आप संरचनात्मक बोलते हैं, इनको आप क्या बोलते हैं, त्रिम समावेता बोलते हैं, यानी इनको आप क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बोलते हैं, संरचनात्मक बोलते हैं, और इनको आप क्या बोलते हैं, त्रिविम बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स चलेगी भी यहाँ पर। देखिए स्टीरियो और हमारे पास स्ट्रक्चरल। अब हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करता हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं। अब हम बात करें किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। तो देखना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आर द आइसोमर्स विच हैव, these are the isomers, these are the isomers, these are the isomers which have same, हमारे पास क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड हमारे पास क्या होता है, एंड डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होती है, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, कनेक्टिविटी इज डिफरेंट, यानी यहाँ पर है बॉन्ड के जो जुड़ने की कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जहाँ भी आपको कनेक्टिविटी में डिफरेंस दिखेगा, नजर आ जाए, उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और वो एक दूसरे क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बात करता हूँ किसकी, मान लीजिए मैं बात करता हूँ, फॉर्मूला आपको दे दिया जाए C2 और यहाँ पर क्या दे दिया जाए, H4 और O2 फॉर्मूला दे दिया जाए, इसका ये फॉर्मूला दे दिया जाए। तो देखना यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, इसका यहाँ पर हम बना सकते हैं CH3COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे देखना भाई, यहाँ पर है ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, किस टाइप से लिख सकता हूँ, देखिएगा भाई यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ HCO और यहाँ पर क्या हो गया, OCH3। तो देखिए कनेक्टिविटी डिफरेंट होने से मतलब देखना भाई, कनेक्टिविटी का मतलब जो हमारे पास बॉन्ड की कनेक्टिविटी होती है, यानी कनेक्शन होता है एक दूसरे से जुड़ने का, वो हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। यानी जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे एक इस साइड कोई अलग ग्रुप जुड़ा है, एक इस साइड कोई अलग ग्रुप जुड़ा है, दूसरे ही टाइम सेम हूँ मैं ही, लेकिन आपको देखने में पता चलेगा कि इस साइड जो ग्रुप इस साइड था वो इस साइड आ गया, और इस साइड जो था वो इस साइड आ गया, इस साइड था वो इस साइड आ गया, यानी आपको कनेक्टिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। देखना कैसे, यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर CH3CO और यहाँ पर OH, देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे देखिए, यहाँ इस ऑक्सीजन को देखिए और यहाँ इस ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन बोथ साइड, यहाँ पर एक साइड कार्बन से अटैच्ड है, एक साइड कार्बन से अटैच्ड है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन बोथ साइड किससे अटैच्ड है, कार्बन से, और यहाँ किससे है, वन साइड तो यहाँ पर क्या है, वन साइड तो क्या है, वन साइड तो हाइड्रोजन से, और वन साइड यहाँ पर क्या है, वन साइड यहाँ पर क्या है, वन साइड कार्बन से। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोथ साइड किससे अटैच्ड है, बोथ साइड अटैच्ड विद कार्बन, यानी दोनों साइड यहाँ पर किससे अटैच्ड है, कार्बन से अटैच्ड है ये।
तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिल जाए कि जहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम दिख जाए लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट दिखे, यानी कनेक्टिविटी जो होती है वो आप पहचान लेना कि कनेक्टिविटी जब भी आपको डिफरेंट दिखे दैट मीन्स वहां पर वो आपके पास क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। और ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला इनका क्या होगा, सेम होगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब बात आएगी स्टीरियो आइसोमर्स की, कि स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहेंगे, यानी स्टीरियो आइसोमर्स। देखना भाई क्या स्टीरियो आइसोमर्स की बात आती है कि स्टीरियो आइसोमर हम सर किसको कहेंगे, तो देखिए स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होती हैं, दीज हैव सेम, मैं बोल दूंगा क्या, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहां पर इनका क्या होगा, कनेक्टिविटी इज सेम, कनेक्टिविटी इज सेम, यहां पर कनेक्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी, बट 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट, 3D अरेंजमेंट इन स्पेस, 3D अरेंजमेंट इन स्पेस इज डिफरेंट, इन स्पेस इज डिफरेंट, इन स्पेस इज डिफरेंट, यानी जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। एटम का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना भाई। यहाँ पर मैं 3D अरेंजमेंट बोल रहा हूँ, यानी मॉलिक्यूल को 3D में आपको सोचना है और 3D में अरेंजमेंट देखना है। 3D में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब हम इनको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखना भाई, मान लीजिए मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे ये कंपाउंड लिख दिया, या फिर मैंने एक कंपाउंड लिखा, इसमें यहाँ पर ऊपर की साइड मैंने दिखा दिया क्या, CH3 दिखा दिया, और नीचे की साइड यहाँ पर क्या दिखा दिया, CH3 दिखा दिया। दूसरे टाइम इसी मॉलिक्यूल को मैं लिखता हूँ, इसी मॉलिक्यूल को मैं लिखता हूँ, और दूसरे टाइम मैंने क्या कर दिया, इसमें दोनों को मैंने क्या दिखा दिया, ऊपर दिखा दिया। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ पर जाने पर देखें, यहाँ CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, देखिए 1 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3, एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पर भी एक CH3, दोनों के दोनों CH3 जो होते हैं 1 2 पे लगे हुए हैं, और दोनों कैसे हैं, हमारे पास ऊपर लगे हुए हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कनेक्शन जो होता है, कनेक्शन मतलब इनका जुड़ने का जो पैटर्न होता है, जो बॉन्डिंग मैं बोल सकता हूँ, यानी बॉन्डिंग कनेक्शन भाई ये हमारे पास है। तो एक इस साइड ग्रुप जुड़ा है, एक इस साइड, यानी इनका बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है वो कैसा है, सेम है। बॉन्डिंग पैटर्न कैसा नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। आप ऐसे समझिए इसको, ऐसे समझिए। देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, देखिए ये मॉलिक्यूल आपके पास में है, और इस पे आपके पास में क्या है, 2 ग्रुप्स अटैच्ड है। देखिए ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से आप देख सकते हैं इसको। इसको आप 3D में इमेजिनेशन कर सकते हैं भाई। कैसे 3D में आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल है, देखिए ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ये भाई 1 पे 2 पे ग्रुप अटैच्ड है भाई, ये 1 पे ये 2 पे 2 ग्रुप अटैच्ड है, ये आपके पास 1 और 2 पे अटैच्ड है। लेकिन एक बार तो ये दोनों क्या है, ऊपर की तरफ है, तो मतलब मैं ये मान लूँ 1 और 2 पे ये दोनों कैसे हैं, ऊपर की तरफ अटैच्ड है। लेकिन दूसरे टाइम पता चला कि ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट, यानी एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे दिख रहा है। तो मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल तो सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें अरेंजमेंट में डिफरेंट आ रहा है। वो कैसा, 3D अरेंजमेंट जो होता है इस मॉलिक्यूल का, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब जब कभी भी ऐसा पैटर्न आपको दिखे, तब हम उनको बोलेंगे क्या, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। यानी आपको इस टाइप से 3D में अरेंजमेंट अगर डिफरेंट दिख जाए और कनेक्टिविटी क्या हो, सेम हो, पहले ये वर्ड ध्यान रखना भाई, कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सेम, मतलब उनका बॉन्डिंग पैटर्न इज सेम। यानी कनेक्टिविटी सेम मतलब बॉन्डिंग पैटर्न सेम, बॉन्डिंग पैटर्न सेम होना चाहिए। और बॉन्डिंग पैटर्न से मतलब समझ जाओ कि हमारे पास क्या हो, सेम IUPAC क्या होना चाहिए, सेम IUPAC नेम, सेम IUPAC क्या होता है, नेम होता है। और आप स्ट्रक्चरल पढ़ोगे उनमें क्या होगा, IUPAC नेम डिफरेंट होगा सबका, क्या होगा, IUPAC नेम डिफरेंट होगा सबका। यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा, सेम होगा सबका, और 3D अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टीरियो और स्ट्रक्चरल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखना भाई ये बहुत काम आएगा आगे जाके, ये आपको पता रहना चाहिए कि क्या स्टीरियो होता है क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास मेन है। देखिए ऐसे ही मान लीजिए आप एल्किन बना लो, एल्किन तो आपने सबने पढ़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दूं और यहाँ पर क्या है CH3 लिख दूं, यहाँ CH3 लिख दूं, यहाँ H लिख दूं। और ऐसे ही दूसरे टाइम दूसरी आपने एल्किन बनाई और यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया। देखिए
इसमें दोनों CH3 एक साइड है, इसमें दोनों CH3 अपोजिट है, तो मतलब यहाँ नेमिंग सेम होगी, यहाँ बॉन्डिंग सेम है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CH3 क्या है 1 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ पर भी CH3 1 पे है और 2 पे है, तो यहाँ कनेक्टिविटी क्या है सेम दोनों में, लेकिन यहाँ पर 3D इसका अरेंजमेंट है वो क्या होगा डिफरेंट होगा। 3D अरेंजमेंट क्या होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा, 3D अरेंजमेंट क्या होगा यहाँ पर डिफरेंट होगा भी। इस तरीके से आपको जो होता है सोचना है भी, किसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स में। तो आपने सेम डेफिनेशन हमने पढ़ी कि हमारे पास जो होता है स्ट्रक्चर वो होंगे जिनमें कनेक्टिविटी क्या होगी, जिनमें कनेक्टिविटी क्या होगी डिफरेंट होगी। कनेक्टिविटी डिफरेंस मतलब बॉन्डिंग पैटर्न इज बॉन्डिंग पैटर्न इज बॉन्डिंग पैटर्न इज डिफरेंट, बॉन्डिंग पैटर्न इज डिफरेंट, यानी बॉन्डिंग पैटर्न जहां पर आपको डिफरेंट नजर आ जाए वहां पर आप समझ लेना क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, इस साइड से आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप और एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूं CH3 CH2OH लिख दूं, यहाँ पर CH3OCH3 लिख दूं। देखिए इसमें दोनों साइड कार्बन से कनेक्ट है और इसमें एक साइड हाइड्रोजन से है, एक साइड क्या है कार्बन से कनेक्ट है, मतलब एक अल्कोहल है एक ईथर है, तो कनेक्टिविटी क्या होगी डिफरेंट होगी। और जब जब कनेक्टिविटी आपको डिफरेंट दिखे तो वहाँ स्ट्रक्चरल के बारे में सोचना, और क्या सोचना जब जब कनेक्टिविटी आपको क्या दिख जाए सेम दिख जाए तो वहाँ पर आप किसके बारे में सोचना स्टीरियो के बारे में सोचना। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सम बेसिक में आपको जो होता है सम बेसिक्स आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता देता हूँ, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देता हूँ जो आपको आगे चल के क्या आएगी काम आएगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखना भाई, एक आपके पास होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये आपको आना चाहिए हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर इसी को बोल देते हैं लोग क्या डबल बॉन्ड अनइक्विवेलेंट, या फिर क्या बोल देते हैं डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बोलते हैं, अनइक्विवेलेंट बोलते हैं, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बोलते हैं इसी को, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, या इसी को ही डबल बॉन्ड अनइक्विवेलेंट बोल देते हैं कुछ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं इसको, यानी कुछ भी बोल देते हैं आपको, चाहे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी आपको चाहे IHD बोल दे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, चाहे आपको DU बोल दूं मैं, और चाहे आपको DBE बोल दूं डबल बॉन्ड अनइक्विवेलेंट। तो आपके पास में ये टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बहुत काम आएगी भी आगे स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड आउट करने में, ये बहुत काम आती है भी। देखिए सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या होती है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एक आपने पढ़ा होगा CnH2n, ये होता है एल्केन का, किसका एल्केन का, ये होता है किसका एल्कीन का फॉर्मूला होता है। एक आपने पढ़ा होगा CnH2n-2, ये होता है आपके पास में एल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन बोल दूं या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोल दूं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्मूला होता है, सैचुरेटेड जो फॉर्मूला होता है उसके कंपैरिजन हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्मूला जो होता है उसके कंपैरिजन कितने हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो हमारे पास क्या है डेफिशिएंट है। यानी किसी भी फॉर्मूले में सैचुरेटेड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके कंपैरिजन हाइड्रोजन एटम कितने हमारे पास कम होती हैं उसको कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर हमारे पास बोला जाता है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी IHD बोला जाता है इसको, यहाँ पर IHD बोला जाता है। ये हमें निकालना आना चाहिए, यानी ये हम किससे निकालेंगे एल्केन एल्किन एल्काइन, ये फॉर्मूले होते हैं जनरल आपके पास में CnH2n+2 CnH2n एल्किन का, CnH2n-2 होता है एल्काइन का। तो आपको सबसे पहले निकालना आना चाहिए इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, मतलब आपके पास कोई सैचुरेटेड फॉर्मूला है, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ में आपको कंपैरिजन करना है किसका, कोई अनसैचुरेशन वाला फैक्टर होता है। अनसैचुरेशन वाला क्या होता है, आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, रिंग आ जाए, तो मतलब उससे आपको अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना आना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएगा कितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उसमें सैचुरेटेड के कंपेरिजन। मतलब डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है कितने हाइड्रोजन कम। भाई हमारे पास एल्किन की कंपेरिजन करें एल्केन से तो कितने हाइड्रोजन कम, एल्काइन का कंपैरिजन करें एल्केन से तो एल्काइन में कितने हाइड्रोजन कम, इसके कंपैरिजन वही हमारे पास कहलाएगा अनसैचुरेशन फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं DU की, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, किसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, या इसको हम डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब देखिए मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यानी DU की बात करता हूँ। देखिए आपको कोई फॉर्मूला दे दिया, मान लीजिए C3H8 दे दिया, इसमें पूछ लिया डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए। आपको दे दिया मान लीजिए क्या, आपको दे दिया C2 दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया, H4 दे दिया, या फिर आपको दे दिया C2H2 दे दिया, ये आपको दे दिया। तो आपको DU निकालने के लिए देखना भी, DU निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, DU बराबर होता है आपके पास अनसेचुरेटेड फॉर्मूला, सॉरी सैचुरेटेड फॉर्मूला माइनस आपके पास क्या होता है, गिवन फॉर्मूला, जो आपके पास गिवन फॉर्मूला होता है उससे आप माइनस कर दीजिए और डिवाइड बाय 2। देखिए डबल बॉन्ड अनइक्विवेलेंट निकाल रहे हैं आप, या फिर DB या DU बोल दूं मैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इस फॉर्मूले आपको निकालनी है। तो देखिए इसके कोरिस्पोंडिंग पहले आपको देखना है सैचुरेटेड फॉर्मूला कौन सा हो सकता है, और सैचुरेटेड आप किससे निकालेंगे, CnH2n+2 से निकालेंगे। भाई इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Cn 3 × 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 + 2 यानी 8 C3H8। तो आप सैचुरेटेड फॉर्मूले की जगह ये रख देंगे C3H8, और यहाँ पर माइनस में गिवन फॉर्मूला आपको ये है पहला। देखिए आपको इन फॉर्मूले में पूछा है कि कितना D होगा, गिवन फॉर्मूला ये है, तो आप इसमें निकालेंगे तो C3H8 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, तो C3H8 माइनस C3H8 मतलब 0, और डिवाइड बाई 2 मतलब क्या है 0, मतलब इसमें DU हमारे पास कितना आ गया, डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन कितना आ गया 0, मतलब इस कंपाउंड में हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। मतलब डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन क्या बताता है, किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, किस कंपाउंड में रिंग होगी, किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ये बताता है मेनली, यानी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होने का मतलब। तो इस कंपाउंड में कोई अनसेचुरेशन नहीं होगा। अब गए हम इसके पास अगर हम जाते हैं तो देखिए C2 इसमें हम रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, पहले इस फॉर्मूले में रखें क्योंकि हमें सैचुरेटेड फॉर्मूला भी चाहिए, जो गिवन फॉर्मूला है उससे पहले सैचुरेटेड फॉर्मूला लाना है। तो देखिए C2H4 में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 2 और 2 × 2 4, और 4 + 2 कितने हो जाएंगे 6, तो यानी यहाँ पर हम रखेंगे क्या, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे DU निकालेंगे, तो DU बराबर में हमारे पास आ जाएगा C2H6 से माइनस में C2 जो गिवन फॉर्मूला है H4 वो रखेंगे, और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यानी 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाय 2 यानी 1 DU आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1 DU। इसका मतलब इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक DU आने का मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या एक रिंग उस कंपाउंड में क्या होगी प्रेजेंट होगी। देखिए इसके बाद C2H4 इसका देखते हैं, तो इसमें 2 है, तो इसका मतलब C2 इस फॉर्मूले से पहले तो इसका सैचुरेटेड फॉर्मूला निकालेंगे, तो C2 और इसके कोरस्पोंडिंग सैचुरेटेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर 2 है तो 4 और 6 हो जाएंगे, और यहाँ से अगर हम DU निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C2H6 से माइनस हमारे पास C2H2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, तो यहाँ से 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/2, यानी DU आएगी यहाँ पर 2। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, और आपने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड क्या होता है CH2, ये रहा एक डबल बॉन्ड हमने निकाला कितना 1। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है CH, कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला है मैंने 2, यहाँ पर है कितने 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं। देखिए भी हमारे पास देखिए DU क्या होगा, DU 0 होगा, या DU क्या होगा 1 होगा, और या DU क्या होगा 2 होगा। देखिए DU 0 होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सैचुरेटेड एल्केन होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। DU 1 होने का मतलब यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ DU 2 होने का मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लिख देता हूँ HC ट्रिपल बॉन्ड H, यानी ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। तो मतलब हमें IHD तो देखना होता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कि सैचुरेटेड फॉर्मूले के कंपैरिजन कितने हाइड्रोजन कम है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि किसी कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए इसमें कितना कम है 2 हाइड्रोजन कम है, इसके कंपैरिजन 2 हाइड्रोजन कम है, भी सेम फॉर्मूला हमारे पास है और हम DU देखना चाह रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन 6 हाइड्रोजन इसमें 4 है, तो मतलब 2 का हमारे पास हाइड्रोजन का क्या यहाँ पर है डेफिशिएंसी है, 2 हाइड्रोजन इसमें क्या है कम है। इसके अंदर कितने कम है 4 हाइड्रोजन की क्या है डेफिशिएंसी है, मतलब इसमें सैचुरेटेड के कंपैरिजन 4 हाइड्रोजन कम है। तो आपको ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या आनी चाहिए निकालनी आनी चाहिए, यानी DU 1 होने का मतलब
एक डबल बॉन्ड होने का मतलब एक अनसेचुरेशन यानी एक डी यू, यानी एक डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक अगर डबल बॉन्ड होगा, एक अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक अनसेचुरेशन फैक्टर होगा यानी एक डी होगा, और अगर दो डबल बॉन्ड होंगे किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में दो डबल बॉन्ड होंगे तो दो अनसेचुरेशन फैक्टर होगा, दो क्या होगा, अनसेचुरेशन फैक्टर होगा भाई। ये बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही आपके पास साइक्लिक हो सकता भाई, ऐसे ही एक रिंग जो होती है भी, एक रिंग होती है वो एक हमारे पास अनसेचुरेशन फैक्टर रखती है, दो रिंग अगर होती है तो वो दो अनसेचुरेशन फैक्टर रखती है भाई, दो अनसेचुरेशन फैक्टर रखती है। कैसे रखती है, आपको दे दिया जाए इस रिंग में अनसेचुरेशन फैक्टर बताइए, इस रिंग में अनसेचुरेशन फैक्टर बताइए, इस रिंग में क्या बताइए, अनसेचुरेशन फैक्टर बताइए, ऐसे आपको दे देगा, ऐसे रिंग दे देगा आपको, रिंग दे दिया जाए तो देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे, बिकॉज प्रत्येक कार्बन एटम पे क्या है, दो हाइड्रोजन होते हैं, तो 6 कार्बन एटम पे कितने हो जाएंगे, 12, और यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सी हमारे पास कितने हैं, 10 है, 10 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 16 और यहाँ पर 17 18 यानी H18 यानी C10H18 होगा यहाँ पर। देखिए भी इनके ऊपर हाइड्रोजन एक एक ही होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या आ गए, एक कार्बन कार्बन आ गए तो हाइड्रोजन एक, तो ये 2 यहाँ पर 4 6 और यहाँ पर 8 10 और इसके बाद क्या है 12 14 16 18 18 हो गए। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका, तो हमें ये फॉर्मूला दे देगा और हमें पूछ लेगा डी यू। देखिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे साइक्लिक में निकालना है, तो देखिए इसका अगर हमें दिया है तो देखना भाई क्या बोलेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड फॉर्मूला बनाना C6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है, C6 है और 12 + 2 यानी 14 हो जाएगा, और यहाँ पर C6 में और यहाँ पर H12 और डिवाइड बाई क्या 2, तो इसका मतलब 2 हमारे पास बच गया, 2/2 कितना आ गया 1, यानी अगर एक रिंग होती है तो भी हमारे पास, मैंने क्या बोला है, एक रिंग होती है तो भी अनसैचुरेशन फैक्टर कितना होता है 1, यानी डी यू कितना आता है 1, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोल दूं 1, यानी इसका मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने का मतलब, एक अनसैचुरेशन होने का मतलब दो हाइड्रोजन क्या है उसमें कम है, दो अनसैचुरेशन फैक्टर होने का मतलब 3 हाइड्रोजन उसमें क्या है कम है, यानी सैचुरेटेड फॉर्मूले के कंपैरिजन कर रहे हैं हम, जो सैचुरेटेड होता है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं भी, यानी 3 हाइड्रोजन, दो अनसैचुरेशन फैक्टर होने का मतलब 4 यानी एक अनसैचुरेशन 2 तो 2 का मतलब क्या हो गया 4 हाइड्रोजन क्या है कम है उसमें, 4 हाइड्रोजन क्या है लेस है उसमें, तो यानी एक रिंग होती है तो उसमें एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है, एक रिंग को एक डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि अगर रिंग आ जाए तो भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 2 होती है, एक डबल बॉन्ड आए तो भी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी क्या होती है 2 होती है। ऐसे ही इस फॉर्मूले में अगर हम डी यू निकालें तो हमारे पास कितना C6 में H कितना दिया है, C6 और H18 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना है C10 है, यहाँ पर कितना है C10 है, और C10 है तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, H 22 हो जाएगा, माइनस में C10 है और यहाँ पर H18 डिवाइड बाई 2 करेंगे, अंतर कितने का 4 का डिवाइड बाई 2 तो इक्वल कितना आएगा 2, तो यानी डी यू यहाँ से कितना निकल के आ गया, डी यू यहाँ से निकल के आ गया 2, इसका मतलब 2 हमारे पास अनसैचुरेशन फैक्टर होगा, यही मैंने बोला है 2 रिंग होती है तो 2 अनसैचुरेशन फैक्टर होता है, यानी 4 हाइड्रोजन की इसमें क्या होगी डेफिशिएंसी होगी, कितने हाइड्रोजन की 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो भाई पहला काम तो यह है कि आपको डी यू निकालना आना चाहिए। एक तो डी यू निकालते हैं ऐसे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला इनका क्या डायरेक्ट, देखिए भी डायरेक्ट ट्रिक होती है इनकी निकालने की, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए भी, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर डी यू काउंटिंग के लिए, यानी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए निकालने के लिए। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि कितने हाइड्रोजन हमारे पास से कम होती हैं एल्केन के कंपेरिजन है, एल्काइन में और एल्किन में, वो हमारे पास होती है डी यू, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, नाम से स्पष्ट है भाई। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डी यू इजिकल टू होता है भाई, डी यू इजिकल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस में 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम Hn, और प्लस में हमारे पास क्या होता है x नंबर ऑफ हेलोजन एटम, माइनस में नाइट्रोजन और डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, इससे आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। देखिए n यहाँ पर Cn क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ Hn क्या होता है, Hn होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, x क्या होता है x बराबर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम किसी कंपाउंड में कितने होते हैं। एन क्या होता है, एन बराबर होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम किसी कंपाउंड में कितने हैं, नाइट्रोजन एटम किसी कंपाउंड में कितने हैं, ये आपके पास होता है भी। तो ये डी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो फॉर्मूला हमने लिया था किसका, C2H2 का लिया था और C2H4 का लिया था, उसको अप्लाई कीजिए, क्या इससे सेम आता है। देखिए हमने पहले निकाला था उस फॉर्मूले से, यानी सैचुरेटेड फॉर्मूला माइनस हमारे पास गिवन जो फॉर्मूला था उसके, और डिवाइड बाई 2 किया था, उससे हमने डी निकाला था। अब मैं इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। देखिए इससे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर प्लस में क्या किया, 1 किया, और माइनस में क्या किया, अभी माइनस में क्या किया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और हमारे पास कितना किया, 2 किया, हेलोजन 0 है, और नाइट्रोजन भी कितने हैं, 0 है। तो प्लस 0 माइनस 0 मतलब ये 2/2 कितना 1, और ये 2/2 प्लस 3, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। और इसका निकालूंगा C2H4 का, तो ये हमने 2 निकाला था, इसका निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर प्लस 1 माइनस में कितना 4, और डिवाइड बाई कितना 2, तो यहाँ से 4/2 ये 3, और यहाँ पर क्या है 3 माइनस में ये 2 प्लस 1 3, और माइनस में 2/2 आ गया, तो बराबर कितना 1। तो उस फॉर्मूले से भी मैंने 1 निकाला था, इससे भी हमारे पास कितना है 1 है। तो इससे हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ड्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ड्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, उनको आप क्या निकाल लेना, ड्यू निकाल के रखना। क्या, नंबर 1 हमारे पास इसमें ड्यू निकालना, यानी इस टाइप से। नंबर 2 आप जो होता है इसमें ड्यू निकाल लेना फॉर्मूले में, यानी कितनी आपके पास ड्यू आएगी, अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आएगा, ये आप काउंट करना, इसमें सब में काउंट करना अनसैचुरेशन फैक्टर कितना आएगा, यानी इस टाइप से। ये आपके पास कंपाउंड है, या फिर आपके पास में ये कंपाउंड दे देता हूँ नंबर 4, या फिर आपके पास में नंबर 5 कंपाउंड दे देता हूँ, इस टाइप से। इनमें आप क्या निकाल लेना, ड्यू निकाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना भाई, इस टाइप से आप क्या कर लेना, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेना। इनमें क्या निकाल लेना, ड्यू निकाल लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा किसके बारे में, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसके पार्ट है, जैसे पोजिशनल आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर हो गया, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉन्गर हमें निकालने हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तब तक थैंक यू।